हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बुड में। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग बाबू, कैसे हैं आप सब? एक बार बता दीजिए तो आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। चलिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बिल्कुल मस्त है। तो यहाँ पे देखिए आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज की क्लास में जो होने वाला है, आपको पता है कि एनसीईआरटी बुक का आपका ऑब्जेक्टिव चल रहा है। ये एनसीईआरटी बुक आपके लिए इतना ज़्यादा जरूरी है और इसका ऑब्जेक्टिव इतना ज़्यादा जरूरी है कि आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों बोलते हैं ना रामबाण, वही साबित हो जाएगा। तो ये क्लास आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, शुरू से लेके अंत तक पढ़ना है। और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आजकल यहाँ आप देख लीजिए एक यहाँ पे आपके लिए खतरा बन चुका है। यानी केमिस्ट्री इतना हार्ड हो चुका है कि आपको बिना पढ़े सोचेंगे ना कि 10 दिन पढ़ के इसको हम पास कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल किसी भी हाल में नहीं होगा। तो आपको इसको अभी से भी 2 महीने से कम टाइम बचा है, आप क्या कीजिए, इसको फटाफट तैयारी कीजिए। और यहाँ पे हम क्या करने वाले, केमिस्ट्री का एनसीईआरटी बुक का पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग रेडी हैं? एक बार बता दीजिए, जल्दी से जल्दी आप लोग बताइए, आप लोग रेडी हैं? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए आप लोग रेडी हैं। और यहाँ पे देखिए आज की क्लास में सबसे ज़्यादा खास कि आपका टाइम एकदम कम है। आपको पता है कि टाइम का एकदम बहुत हालत खराब है। तो आप लोग पैड ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पैड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। तो देखिए अगर फ्री व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है, ध्यान रखिएगा, अगर आपको फ्री व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है तो यहाँ पे देखिए नंबर लिख लीजिए। नंबर है मेरा 91 35 74 20 24। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग इस पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पेड पीडीएफ लेना है आप इस पे कॉल करके बात कर लीजिए। तो चलिए बाबू यहाँ पे सभी बच्चे एक बार चैनल को भी फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा। और सुबह का फिजिक्स का अगर 20 क्वेश्चनों का टेस्ट नहीं दिए हैं ना तो जाके बाबू प्लीज दे दीजिएगा, उससे आपको तैयारी का आपका पता लगेगा। वो हम कमेंट देख रहे थे कि किस बच्चे का कितना आया है, तो आप भी जाइए, नहीं दिए हैं तो टेस्ट वो देके आप अपना कंफर्म करके बताइए कि कितना सही हुआ है। लेकिन ये जो एनसीईआरटी बुक वाला ऑब्जेक्टिव हम आपको करा रहे हैं ना बाबू, ये नहीं बोलते हैं तुरुक का इक्का साबित हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और पीडीएफ हम फ्री में डेली डेली आपको दे रहे हैं। जैसे अभी आपका केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव यहाँ पे क्या किए हैं, डाल दिए हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा। तो फ्री में भी आपको डेली बाय डेली पीडीएफ भी मिल रहा है और यहाँ पे क्या पैड पीडीएफ भी मिल रहा है। तो आप लोग दोनों लीजिए, बिल्कुल बढ़िया रहेगा। तो चलिए बाबू एक बार यस बोल दीजिए, हम क्लास को शुरू कर देते हैं। एक बार यस बोलिए सभी बच्चे, सभी बच्चे एक बार यस बोलिए। और हमसे ये बाबू एक बार क्या कीजिएगा, आप लोग पैड ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे हम शुरू कर देते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिएगा क्वेश्चन का लेवल, कि जब सेल में कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो तो इलेक्ट्रोड के विभव में अंतर को कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो तो इलेक्ट्रोड के विभव में अंतर को क्या कहते हैं। इलेक्ट्रोड के विभव में अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, तो सेल का क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल का ईएमएफ कहेंगे। तो यहाँ पे पहले का ही हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको याद रखना है कि जब सेल में कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो तो इलेक्ट्रोड के विभव में अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सेल का ईएमएफ कहते हैं। तो ये आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है। और यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है, तो ये सब क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। इसी पे इतना ज्यादा जोर दिए हैं, अभी करा रहे 2:15 में भी एनसीईआरटी करवा रहा है। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन पूरा बनेगा, इसलिए इसको करवाया जा रहा है। तो ये आप लोग करते रहिए। देखिए क्वेश्चन है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। एनोड, कैथोड नहीं, एनोड। तो एनोड क्या होता है, एनोड हमारा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। तो बी यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, एक ही क्वेश्चन का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब धारा किसी चालक से इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित हो रही है तो उस चालक को हम लोग क्या कहते हैं। फटाफट से एक बार आंसर लगाइए, फटाफट से। बिल्कुल यहाँ पे इसका आंसर आपको सही से ही देना है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि जब यहाँ देखिए विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित हो रही है, तो जब विद्युत धारा किसी चालक से इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित हो रही है, चालक से इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तब वो क्या हो जाएगा, धात्विक चालक होगा। अगर आयंस के द्वारा किसी जलीय विलयन में
अगर किसी जलीय विलयन में आयंस के द्वारा धारा प्रवाहित हो रही है तो उसे क्या कहेंगे, विद्युत अपघटनी चालक कहेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि अगर जलीय विलयन में आयंस के द्वारा धारा का प्रवाह हो रहा है उसे विद्युत अपघटनी चालक, अगर चालक में इलेक्ट्रॉन के द्वारा यहाँ पे प्रवाहित हो रहा है तो उसे धात्विक चालक कहेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन है 4 नंबर की, तनु H2SO4 के वैद्युत अपघटन में एनोड पे क्या मुक्त होता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है, तनु H2SO4 है। अब इसका वैद्युत अपघटन कीजिएगा। वैद्युत अपघटन क्या, जलीय विलयन, यहाँ पे क्या कंटेनर लेना है, इसमें क्या है, जल है, इसमें क्या करना है, H2SO4 घोल देना है, इसमें क्या करना है, बाहरी इलेक्ट्रिकल देना है, बाहरी इलेक्ट्रिकल देना है, यहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह देना है, तो ये टूट जाएगा H2SO4। तो पूछा जा रहा है कि जब ये टूटेगा तो एनोड पे आपका क्या मुक्त होगा, ये जब टूटेगा तो एनोड पे आपका क्या मुक्त होगा। तो जब यहाँ आप देख लीजिए H2SO4 जब टूटेगा ना तो एनोड पे आपका ऑक्सीजन मुक्त होगा, ये आपको याद रखना है, O2 मुक्त होगा। ये आपको 100% याद रखना है बाबू कि जब तनु H2SO4 के वैद्युत अपघटन आपको पता है क्या होता है। जब यहाँ आप देखिए, आपको बता दी कि टैंकर है, इसमें क्या H2N यहाँ पे क्या खोलना है, H2SO4 खोलना है और इसमें बाहरी बल देंगे, बाहरी विद्युत धारा देंगे और बाहरी विद्युत धारा देंगे जब तोड़ेंगे ना तो H2SO4 टूट जाएगा, इसका धन आयन ऋण आयन अलग हो जाएगा। तो जो प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है कि जो एनोड होगा उस पे कौन सा जाएगा, तो एनोड पे ऑक्सीजन जाके चिपकेगा। तो यहाँ पे आपको ये याद कर लेना है, यानी क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन ही आपको टिक करना है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला आज ये क्वेश्चन कि सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल देती है उसे क्या कहते हैं। सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा क्या कर दे, विद्युत ऊर्जा में बदल दे, यानी सेल क्या, जो केमिकल एनर्जी को डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो कौन करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो आपको पता है कि ये गैल्वेनिक सेल का काम होता है कि ये क्या करता है, गैल्वेनिक सेल प्यारे बच्चे क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो गैल्वेनिक सेल को आपको टिक करना है। बाबू समझ में आ रहा है तो एक बार यस बोलिए, एक बार यस बोलिए। और यहाँ पे ये निचोड़ क्वेश्चन आपको करके जाना है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। अब देखिए क्वेश्चन है 6 नंबर कि जलीय घोल में हाइड्रोजन H2 इनमें से किसे अवकृत नहीं करेगा। क्वेश्चन पढ़िए कितना महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपके सामने है कि जलीय घोल में हाइड्रोजन जो होता है H2 होता है किसे अवकृत नहीं करेगा। तो किसे अवकृत नहीं करेगा, तो देखिए अवकृत किस किस को कर पाएगा, Cu+ को, यहाँ देखिए Cu2+ हो, Cu+ हो, Au2+ हो और Ag+ हो, ये सबको अवकृत करेगा, लेकिन ये लोहे को नहीं करेगा। Fe3+ को हाइड्रोजन अवकृत नहीं करता है, यानी हमारा बनेगा ए वाला ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, ए वाला ऑप्शन सही कर देना है। चलिए एक बार वीडियो को शेयर मार दीजिए बाबू, वीडियो को शेयर मार दीजिए सभी स्टूडेंट। अब देखिए क्वेश्चन है 7 नंबर की, प्लेटिनम यहाँ देखिए इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त करते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पे प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को यहाँ पे प्रयुक्त करते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का वैद्युत अपघटन करेंगे। वैद्युत अपघटन कैसे होता है हम आपको बता दिए। तब पूछा जा रहा है कि एनोड पे आपका क्या प्राप्त होगा, एनोड पे आपका क्या प्राप्त होगा। तो एनोड पे प्यारे बच्चों क्या प्राप्त होगा, आपका ऑक्सीजन यानी O2 प्राप्त होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2SO4 में भी क्या होता है प्यारे बच्चों, O2 ही प्राप्त होता है। और यहाँ पे देखिए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भी है, यानी वही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन ही आपका होगा, ये आपको याद रखना है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली अवकरण पदार्थ है। देखिए हाइड्रोजन ग्रुप के सबसे नीचे वाला जो सदस्य होता है ना, वो होता है सबसे प्रबल अवकरण पदार्थ। तो यहाँ पे देखिए सबसे नीचे होता है आयोडीन, I2, यानी आयोडीन जो होगा वो क्या होगा, सबसे शक्तिशाली अवकरण पदार्थ हो जाएगा। और सबसे ऊपर वाला पदार्थ होता है F2 फ्लोरीन, ये क्या होता है, ऑक्सीकरण पदार्थ होता है, सबसे ज्यादा मजबूत। तो हमसे क्या पूछेगा, सबसे शक्तिशाली अवकरण। तो अवकरण पदार्थ कौन सा होगा, सबसे शक्तिशाली अवकरण पदार्थ कौन सा हो जाएगा। तो आपको पता है कौन सा हो जाएगा, तो हमारा जो होगा आयोडीन, जो क्या होता है सबसे शक्तिशाली अवकरण। अगर आपसे पूछे तो सबसे शक्तिशाली अवकरण आयोडीन हो जाएगा। ऑक्सीकरण पूछेगा तो फ्लोरीन होगा। अगला आज निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकरण, उसमें अवकरण पूछा था, इसमें पूछा कि शक्तिशाली अवकरण पदार्थ कौन सा होगा, शक्तिशाली अवकरण पदार्थ। तो हाइड्रोजन ग्रुप के सबसे ऊपर वाला जो सदस्य होता है जो फ्लोरीन होता है, यहाँ पे क्या होता है, फ्लोरीन होता है, ये सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकरण पदार्थ होता है। यानी क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको बाबू याद रखना है। क्या होगा 8 का, फटाफट से एक बार राइट आंसर लगा दीजिए।
और आप लोग वीडियो को प्लीज शेयर करते चलिए, क्योंकि ये क्लास बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है, बिल्कुल एनसीईआरटी वाला क्लास है, ये क्लास आपको 100% करना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की, पोटेशियम इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त करते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पे क्या प्राप्त होगा। अब देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया, पोटेशियम सल्फेट को, पोटेशियम यहाँ देखिए इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त करते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का वैद्युत अपघटन कैसे किया जाता है आपको पता है, करने पर एनोड पे हमको क्या प्राप्त होगा। तो एनोड पे क्या प्राप्त होगा बाबू, एक बार आप लोग आंसर बताइए फटाफट से, एनोड पे क्या प्राप्त होगा। इसमें भी क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो प्यारे बच्चों तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो इस पे भी क्या होगा, एनोड पे, बार बार एनोड पे पूछ रहा है, तो एनोड पे ऑक्सीजन ही जाएगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब तोड़ेंगे तो एनोड पे कौन सा जाएगा, एनोड यानी प्लस पे कौन जाएगा, ऑक्सीजन, यानी जिसपे माइनस चार्ज रहता है ऑक्सीजन, वो क्या करेगा, एनोड पे चला जाएगा, उससे जाके चिपक जाएगा। तो ये आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम एक बार बता दीजिए जल्दी से जल्दी कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है। तो फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम की बात किया जाए तो फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम विद्युत अपघट्टी के समतुल्य भार से होगा, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार या वैद्युत अपघट्टी के समतुल्य भार से होता है। तो ये भी बाबू आपको याद रखना है, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। तो जितनी भी ये स्टोरेज बैटरियां होती है बाबू, आपको एक बात याद रखना है, अगर आपको पूछ दे कि सेकेंडरी सेल इसमें से कौन सा है, तो जितने भी ये स्टोरेज बैटरियां होती है ना, जितनी भी ये स्टोरेज बैटरी है वो द्वितीय सेल के अंतर्गत आती है। तो हमारा लेड स्टोरेज बैटरी है, ये क्या हो जाएगा, द्वितीय सेल के अंतर्गत आएगा। तो ये भी आपको याद रहेगा, बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पे आइए क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों आपको 100% याद रखना है। अगला आ जाएगी चालक, यहाँ देखिए चालक की चालकता एवं प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस प्रकार का संबंध है, यानी किसी चालक की चालकता और प्रतिरोधकता में संबंध किस प्रकार का है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी चल रहा है आपका, ये एनसीईआरटी ना आपका तुरुक कई का साबित होगा 100%, लड़ेगा क्वेश्चन, ये पढ़ लीजिएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, हम आपको बता रहे हैं। तो चालक की चालकता एवं प्रतिरोधकता में निम्नलिखित में से किस प्रकार का संबंध है, तो इसका संबंध होता है C=1/R। ये आपको याद रखने की, चालक की चालकता और प्रतिरोधकता में किस प्रकार का संबंध होता है, तो ये संबंध होता है C=1/R होता है, ये आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन पढ़िए कि 96,500 कूलम विद्युत धारा के CuSO4 के घोल में मुक्त करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको 110% याद कर लेना है। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने कि 96,500 कूलम विद्युत धारा के CuSO4 के घोल में मुक्त करता है, तो कितना मुक्त करेगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इसमें मुक्त करता है यहाँ पे 31,000, यहाँ पे क्या हो जाएगा 31.76 ग्राम कॉपर मुक्त करेगा, ये आपको याद रखना है। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। इसमें क्या करना है आपको, CuSO4 है तो यहाँ पे आपको 63 से भाग दे देना है। 96,500 कूलम में ना आप क्या कीजिएगा, 63 से भाग दीजिएगा ना, यहाँ पे देखिए CuSO4 का गोले तो 63 से भाग दीजिएगा ना, तो ये आपका 31 आएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए सांद्रता को बिना खोए जिंक क्लोराइड विलयन किसके साथ संपर्क में नहीं रखा जा सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, तो फटाफट प्यारे बच्चों यहाँ पे इसका आंसर लगा दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर लगाइए कि सांद्रता को बिना खोए जिंक क्लोराइड विलयन किसके साथ संपर्क में नहीं रखा जाता है, तो ये एल्युमिनियम के साथ, एजी मत मारिएगा, चांदी के साथ नहीं, एल्युमिनियम के साथ संपर्क में नहीं रखा जाता है। तो एल्युमिनियम आपका क्या होने वाला है बाबू, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, तो इसे भी साथ में आपको याद कर लेना है। अगला आज ये कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, जल्दी जल्दी बता दीजिए कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, जितना जल्दी हो सके फटाफट आंसर बताइए। इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, जितना जल्दी हो सके आंसर बताइए कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश आपको पता है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश, तो ये आपको याद कर लेना है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात किया जाए, आवेश का बात किया जाए, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। अब देखिए 17 नंबर कि विद्युत अपघटन के नियम दिए। अब ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये आपको आसान लग रहा होगा लेकिन ये आसान पे मत जाइए,
ये क्वेश्चन आपकी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वैद्युत अपघटन के नियम दिए थे, तो वैद्युत अपघटन के नियम किसने दिए बाबू, एक बार आंसर लगाइए, जल्दी जल्दी हट जाते हैं। वैद्युत अपघटन के नियम किसने दिए, तो जो वैद्युत अपघटन थे ना, इनके नियम दिए थे फैराडे दादा ने, यानी क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा। और फ्री वाला पीडीएफ भी आपको दे रहे हैं, आपको डाउनलोड कर लेना है, कहाँ से करना है ये आपको लास्ट में पता लगेगा। अगला आज के अर्हेनियस परिकल्पना के अनुसार अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। आप लोग एक बात का अनुमान लगाए होंगे कि जब आपका सेंटअप एग्जाम हो रहा था ना, तो अर्हेनियस से 2-3 क्वेश्चन था, अर्हेनियस से प्यारे बच्चों लगातार 2-3 क्वेश्चन था उसमें, यानी इससे क्वेश्चन बन रहा है, तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए। और ये किसमें है, एनसीईआरटी बुक में है। और आप लोग मिला लीजिएगा कि एनसीईआरटी बुक से कितना % क्वेश्चन लड़ रहा है एग्जाम में, ये आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है। तो अर्हेनियस परिकल्पना के अनुसार अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, तो अर्हेनियस परिकल्पना के अनुसार यहाँ पर देख लीजिए अभिक्रिया का वेग कैसे बढ़ता है, तो तापक्रम बढ़ाने पे कि घटाने पे, तो यहाँ पे आपको याद रखना कि तापक्रम बढ़ाने पे अर्हेनियस परिकल्पना के अनुसार तापक्रम बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि विद्युत, यहाँ पे देखिए रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, ये एनसीईआरटी बुक है तो आएगा जरूर कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है, तो ग्राम प्रति कूलम्ब होता है। क्या होता है, ग्राम प्रति कूलम्ब होता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक अगर आपसे पूछ दे कभी एग्जाम में भी पूछ दे तो आपको क्या करना है, ग्राम प्रति कूलम्ब पे टिक करके आना है, क्योंकि यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोग फटाफट आंसर देते चल रहे हैं ना, ऐसे ही आप लोग आंसर देते चलिए। अब देखिए क्वेश्चन है कि 1 फैराडे बराबर होता है, बता दीजिए तो 1 फैराडे बराबर होता है, 1 फैराडे बराबर होता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है 96,500 कूलम्ब है, देखिए 96,500 कूलम्ब लगभग है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे 2 ऑप्शन टिक करके आते हैं एग्जाम में, पहला तो टिक करके आते हैं 96,500 कूलम्ब और दूसरा लगभग में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जब एवोगैड्रो जो संख्या होता है उसको, और जब यहाँ आप देखिए इलेक्ट्रॉन के आवेश को गुणा कीजिएगा ना, तो लगभग में आएगा 96,400 कुछ, यानी कहने का मतलब क्या, 96,500 लगभग में आता है, पूरा एक्चुअली में इतना नहीं आता है, तो यहाँ पे लगभग में आपको मारना है, यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अभिक्रिया का वेग पर ताप के प्रभाव को दर्शाता है, अभिक्रिया के वेग पे ताप के प्रभाव को कौन दर्शाएगा, ये प्यार बच्चों बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। अभिक्रिया का वेग बढ़ता है अर्हेनियस समीकरण के अनुसार कब, जब उसका ताप बढ़ाया जाता है तब। अभी पढ़ा है कि अर्हेनियस परिकल्पना के अनुसार अभिक्रिया का वेग कब बढ़ेगा, जब तापमान बढ़ाया जाएगा तब बढ़ेगा। तो वही क्वेश्चन है कि अभिक्रिया का वेग पर ताप के प्रभाव को किसने दर्शाया, तो बाबू वही कौन दर्शाया, तो अर्हेनियस ने दर्शाया। अर्हेनियस समीकरण यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना कि अभिक्रिया के वेग पे ताप का प्रभाव प्यारे बच्चों किसने दर्शाया, तो ये अर्हेनियस ने दर्शाया, तो अर्हेनियस आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फैराडे की इकाई क्या होती है प्यारे बच्चों, बताइएगा फैराडे की इकाई क्या होती है फैराडे की इकाई क्या होती है, जल्दी जल्दी आंसर लगाइए, फैराडे की इकाई आखिर होती क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फैराडे की इकाई क्या होती है, तो कूलम्ब मोल इनवर्स होता है। बाबू याद रखना है, थोड़ा सा तेजी में करा रहे हैं क्योंकि आपका हमको पता है कि टाइम आपके पास बहुत कम है। बाबू टाइम कम है, हम चाहते तो आज क्लास बंद कर देते हैं, हमको आज बहुत जरूरी काम था, इतना जरूरी था कि हमको जाना पड़ता, लेकिन आपका क्लास हम बंद नहीं किए, कैसे भी करके आपका क्लास आज ले रहे हैं। तो आप लोग प्लीज इसको समझिए और आप लोग एकदम टाइम टू टाइम क्लास कीजिए। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने देखिए। अगला क्वेश्चन है कि विलयन की चालकता समानुपाती होती है। विलयन की चालकता किसके समानुपाती होती है, किसी भी विलयन की चालकता किसके समानुपाती होती है, तो उसमें किसी भी विलयन में होना चाहिए कि उसमें आयंस कितने हैं, आयनों की संख्या कितनी है, जितने आयंस ज्यादा चालकता उतना ज्यादा, यानी कहने का मतलब किसी विलयन में चालकता समानुपाती होती है, तो किसी विलयन की चालकता किसके समानुपाती होती है, तो उसके आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। किसी भी विलयन की चालकता उसके आयनों की संख्या के समानुपाती होती है, तो ये आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा का मान बहुत कम हो तो सामान्यतः अभिक्रियाएं वो क्या होगी, तेज होगा, धीमा होगा, अपवर्तित रहेगा, क्या होगा आखिर, यहाँ पे आप लोग एक बार आंसर लगा दीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 24 नंबर। अब आप लोग इसका एक बार आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा है,
एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है, तो सामान्यतः अभिक्रियाएं बहुत धीमा हो जाएंगी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी यानी यहाँ पे क्या, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, तो यहाँ आप देखिए सक्रियण मान अगर ज्यादा है तो प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है कि सामान्य अभिक्रिया क्या होगी, तो वो तेज नहीं होगी, बहुत तेज। यहाँ देखिए बहुत तेज होगी, ये आपको एक ऑप्शन है। तो देखिए बहुत तेज तो हम क्या बोले, बहुत धीमा ना बोले, तो यहाँ पे तेज पे टिक किए हैं, गलती की है, तेज पे टिक कर दी है गलती से, लेकिन बोले क्या है बाबू, यहाँ पे याद रखना कि सामान्यतः वो अभिक्रियाएं बहुत धीमा होगी, तो धीमा पे आपको टिक करना है, ये आप लोग ध्यान रखनी है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कि यहाँ देखिए विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर करती है, यानी निर्भर नहीं करती है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा, तो बाबू आयनों की मात्रा किस किस बात पे निर्भर करेगी, तो बाबू ये प्रतिरोध पे नहीं करेगी, लेकिन विद्युत रासायनिक तुल्यांक पे तो करेगी, समय पे तो करेगा, विद्युत धारा पे तो करेगा ही करेगा। यानी हमसे देखिए यहाँ पे पूछा कि किस पे निर्भर नहीं करती है, तो किस पे निर्भर नहीं करेगी, तो ये आपको याद रखना कि प्रतिरोधों पे निर्भर नहीं करती है, तो प्रतिरोध यहाँ पे आपका पूरा सही जवाब होने वाला है। तो प्यारे इसको याद कर लीजिएगा, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप लोग फटाफट ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करते चलिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे फटाफट बाबू करते चलिए, ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार वीडियो को शेयर भी मारते चलिए। अब देखिए द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पे क्या मुक्त होगा। अब देखिए द्रवित NaCl है, तो यहाँ देखिए द्रवित NaCl का क्या करना है, वैद्युत अपघटन करना है। आपको पता है वैद्युत अपघटन कैसे करा जाता है, कैसे किया जाता है, हम आपको कई बार बता चुके हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कैथोड पे क्या मुक्त होता है, यानी कैथोड क्या माइनस पे क्या मुक्त होता है, तो यहाँ पे देखिए माइनस पे क्या मुक्त होगा, सोडियम ना मुक्त होगा, यहाँ पे देखिए Na मुक्त होगा। यहाँ पे देखिए कैथोड माइनस होता है और Na पे क्या होता है, प्लस होता है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम मुक्त होगा, प्लस वाला माइनस से जाके चिपक जाता है। तो यहाँ पे आप लोग सोडियम मारिएगा, बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए बाबू। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T½ का मान कितना होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T½ का मान यानी T1/2 का मान क्या होगा, तो ये आपको याद रखना है कि T1/2 का मान क्या होगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ये कितना होगा, तो 0.693/K होगा। ये आपको बाबू 110% याद रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए स्पेशल है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी आप लोग पढ़ लीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब देखिए NaCl के तनुजालीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पे कैथोड पे क्या मुक्त होता है। अब देखिए इसमें भी क्या करना है, वैद्युत अपघटन करना है। अब पूछा जाता है NaCl के तनुजालीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पे, विलयन है यानी वही कंटेनर में क्या है, पानी है, इसमें क्या घोला गया NaCl। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, Na में प्लस अलग, Cl में माइनस अलग। अब पूछा जा रहा है कि कैथोड पे, तो यहाँ पे कैथोड होता है माइनस इलेक्ट्रोड, तो कैथोड पे कौन जाएगा, प्लस वाला जाता है, यानी कैथोड प्लस वाला माइनस से चिपकता है, यानी Na क्या होगा, कैथोड पे जाएगा, यानी क्या हो जाएगा Na मतलब क्या हो जाएगा, किस पे जाएगा, कैथोड, कैथोड का होता है माइनस, यानी Na जाएगा, तो Na आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इससे भी साथ में आपको याद रखिएगा, Na का मतलब क्या, सोडियम। अगला आ जाइए 29 नंबर क्वेश्चन कि विलयन में विद्युत का संचलन कौन करता है। विलयन में देखिए चालक में नहीं, विलयन में विद्युत का संचलन कौन करता है, तो विलयन में प्यारे बच्चों विद्युत का संचलन वैद्युत अपघट्य करता है। इसी के द्वारा आयंस के द्वारा क्या होता है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा इसमें नहीं होता है। विलयन में विद्युत का संचलन वैद्युत अपघटन करता है, क्यों, क्योंकि इसमें आयनों के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अगला आज ये क्वेश्चन कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। किसी भी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर किस पे निर्भर करेगा, किसी भी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर किस पे निर्भर करता है। ये क्वेश्चन आता है कि किसी भी वस्तु की प्रतिक्रिया करने का जो दर है वो किस पे निर्भर करता है, तो इसका दर सक्रिय भार पे, सक्रिय भार मीन लिखा हो, कुछ भी लिखा हो प्यारे बच्चों, उसी पे करता है, सक्रिय भार पे ही करता है। तो ये आपको बाबू 100% याद रखना है। तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग याद कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ जी 31 नंबर की, किसी सेल अभिक्रिया की समय अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है। अब मान लीजिए कोई सेल है अपने समय अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो उसका टर्मिनल वोल्टेज यानी ईएमएफ जो होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो क्या हो जाएगा। तो कोई भी सेल अपने समय अवस्था को प्राप्त करता है ना, तो इसका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो क्या होता है, हमेशा शून्य हो जाता है। तो शून्य आपको टिक करना है, तो यहाँ पे आपको इसको टिक करके याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कि सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया
पूर्ण होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए। सेल में कौन सी अभिक्रिया होना चाहिए? तो सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए, यहाँ आप देखिए सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का जो विद्युत वाहक बल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक बार फटाफट से आंसर बताएं। तो सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल का धनात्मक होना जरूरी है, पॉजिटिव होना जरूरी है बाबू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव यानी धन आयन, धनात्मक होना इसका जरूरी है। तो 32 का ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आज ये कि टंगस्टन के पृष्ठ पर NH3 का विघटन किस कोटि की अभिक्रिया का है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है NCERT। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखने की, टंगस्टन के पृष्ठ पर NH3 का विघटन किस कोटि की अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो टंगस्टन के पृष्ठ पे NH3 का विघटन ये शून्य कोटि अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंतर्गत आएगा। तो ये बाबू आपको याद कर लेना है, ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन एक आयनिक यौगिक है। अब बताइए कि आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक क्या है, जिसमें आयंस पाए जाते हो, जिसमें धन आयंस भी होते हैं और ऋण आयंस भी होते हैं, उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। अब देखिए आयनिक यौगिक, देखिए एल्कोहल जो है प्यारे बच्चों, एल्कोहल में आयंस नहीं पाए जाते। शर्करा, विलयन, ये प्यारे बच्चों इसमें क्या होते हैं, शक्कर हो गया, इसमें आयंस नहीं होंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड में बाबू आयंस नहीं पाए जाते हैं, लेकिन सोडियम नाइट्रेट में आयंस होते हैं, धन आयंस भी आपके और ऋण आयंस भी पाए जाते हैं। NaCl में आयंस पाए जाते हैं, ये आपको पता है। KCl में, ये सब में क्या होते हैं, आयंस पाए जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। अगला आज ये कि वह उपकरण जिसमें यहाँ देखिए ईंधन जैसे हाइड्रोजन और मीथेन के दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं। जो यहाँ देखिए हाइड्रोजन गैस जैसे, यहाँ देखिए ईंधन जैसे हाइड्रोजन और मीथेन के दहन से, इसको प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको करना है सीधे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट। तो यहाँ पे इसे क्या कहेंगे, फ्यूल सेल कहेंगे, ईंधन सेल कहेंगे। तो ये आपको 100% याद कर लेना है, ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन की अभिक्रिया इतना दे रखा है, अब इसका पूछा जा रहा है वेग दे रखा है, तो इसकी कोटि क्या होगी। ये क्वेश्चन बहुत बार करा चुके हैं तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। कोटि पूछा है तो दिए हुए अभिकारक की घातों की योग, इसका घात 1, इसका घात 2, यानी 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है। अगला यहाँ पे आ जाए कि एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव शून्य विभव वाला होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव को ही शून्य मान लेते हैं, इसलिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव शून्य विभव माना जाता है। तो इसमें कोई भी सस्पिशन नहीं है, एक एक क्वेश्चन याद रखना है। सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब, ये सब क्वेश्चन करा चुके हैं लेकिन NCERT का निचोड़ पढ़ा रहे हैं ना आपको, तो ये सब क्वेश्चन भी पढ़ना बाबू जरूरी है। तो ये सब क्वेश्चन भी आप लोग पढ़िए। देखिए क्वेश्चन है कि सेल अभिक्रिया स्वतः होती है, तो स्वतः कब होगी, जब डेल्टा जी का ऋणात्मक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डेल्टा जी का मान क्या होगा, निगेटिव में होगा, ऋणात्मक में होगा, तभी सेल स्वतः होगी। तो ये आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आ जाए कि एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर के समाई हो, तो दर और दर स्थिरांक की इकाई किस अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, एक बार आंसर लगाइए। यहाँ पे बता दीजिए कि दर और दर अभिक्रिया की इकाई किसके अंतर्गत आता है, कितनी बार बता चुके हैं। तो दर और दर यहाँ आप देखिए किसके अंतर्गत आता है, तो ये शून्य कोटि अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे आ जाए कि निम्नलिखित में से, निम्न विलयनों में से किसकी सबसे उच्च वैद्युत चालकता होती है। ये क्वेश्चन पढ़िए कि निम्नलिखित में से किसकी सबसे उच्च वैद्युत चालकता होगी। तो सबसे उच्च वैद्युत चालकता किसका होगा, तो सबसे उच्च वैद्युत चालकता किसका होता है, तो 0.1 m डाइफ्लोरोएसिटिक अम्ल का होगा। याद रखना है निम्नलिखित विलयनों में से किसका सबसे उच्च वैद्युत चालकता होगा, तो किसका सबसे उच्च वैद्युत चालकता होगा, तो 0.1 m डाइफ्लोरोएसिटिक अम्ल का सबसे उच्च वैद्युत चालकता हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला आज ये क्वेश्चन की प्रबल वैद्युत अपघट्य की चालकता क्या होती है। प्रबल वैद्युत अपघट्य यानी मजबूत वैद्युत अपघट्य, यानी क्या होता है, उसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, मजबूत वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य, जिसमें क्या होता है, कोई भी जो आयंस होता है ना पूर्ण रूप से घुल जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य में चालकता क्या होती है, तो तनुता पे ये धीरे धीरे चढ़ती है, बढ़ती है। तो ये आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है किसके द्वारा। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग हो बाबू, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसके द्वारा प्रभावित होगा, तो किस पे प्यारे बच्चों
प्रभाव पड़ता है, आपको पता है अर्हेनियस समीकरण के अनुसार ताप के द्वारा प्यारे बच्चों रासायनिक अभिक्रिया का वेग पे प्रभाव पड़ता है ना, आप पढ़ाए हैं अभी कुछ देर पहले। तो ये आप देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है किसके द्वारा, तो आपको बताना है ताप के द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा। तो यहाँ पे ताप आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही होने वाला है, तो आप लोग प्यारे इसे सही कर दीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन कि लोहे पर प्लेटिंग के लिए सबसे अधिक उपयुक्त धातु जो संरक्षण के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करती है, यानी लोहे को आपको जंग से बचाना है तो किस चीज का लेप लगाएंगे। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए एक तो आयरन कैथोड बना के इसको सुरक्षित रखा जा सकता है, दूसरा जो है इसको प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या किया जाता है, जिंक का लेप लगाया जाता है, जिंक प्लेटिंग किया जाता है, यानी लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक का लेप लगाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना। अगला आज के निम्नलिखित में से कौन एक अवरोधक है, अवरोधक क्या, जिससे आपका विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है। तो देखिए ग्रेफाइट तो उसमें और विद्युत का अच्छा चालक होता है, यहाँ देखिए एल्युमिनियम का तार होता है जो विद्युत का अच्छा चालक होता है, ये डायमंड से क्या होगा आपका नहीं प्रवाहित होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा, लेकिन सिलिकॉन तो होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे आ जाएगी किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर, ये बताइए कि किसी शून्य कोटि अभिक्रिया की दर क्या होती है। एक बार फटाफट से आंसर बताइए किसी शून्य कोटि अभिक्रिया की दर क्या होती है। जितना जल्दी हो सके 45 का आप लोग फटाफट से राइट आंसर बता दीजिए, जितना जल्दी हो सके फटाफट से आंसर बता दीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि किसी शून्य कोटि अभिक्रिया की दर क्या होती है, समय के साथ घटती है कि समय के साथ बढ़ती है। तो यहाँ पे 45 का आपको मारना है कि समय के साथ घटती है, बढ़ती नहीं है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला आ जाइए यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ के घोल को कॉपर के बर्तन में सुरक्षित रखा जा सकता है, किस पदार्थ के घोल को कॉपर के बर्तन में सुरक्षित रखा जा सकता है। तो किस प्रकार के घोल को हम लोग, तो जिंक, यहाँ देखिए SO4 ZnSO4 प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको क्या करना है, ZnSO4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए कॉपर के बर्तन में सुरक्षित रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको भी आपको याद करते चलना है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कि किसी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। तो किसी भी अर्ध सेल है ना, इसका इलेक्ट्रोड विभव किस पे निर्भर करेगा, तो धातु की प्रकृति, सेल में धातु की आयन की सांद्रता, तापक्रम, सब पे करेगा, यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे आ जाए कि निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। ये तो एकदम हलवा पूरी क्वेश्चन है कि किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है। तो किसके लिए होता है, तो ये K2SO4 के लिए होता है, पोटेशियम सल्फेट के लिए होता है। तो ये आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए कि किसी मरकरी सेल में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं होता है। तो मरकरी सेल में कौन सा नहीं होगा, तो देखिए HgO होगा, Zn होगा, KOH होगा, लेकिन HgCl2 नहीं होता है, यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन है 50 नंबर और ये अंतिम क्वेश्चन है आज के सेशन का। तो आप लोग फटाफट से इसका HW में जवाब दे दीजिएगा कि तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता बढ़ती है कि घटती है। इसका जवाब आपको क्या करना है, HW में दे देना है, फटाफट से दे देना है। तो यहाँ देखिए जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं बाबू, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और ये NCERT बुक है तो ये सब क्वेश्चन याद होना चाहिए। और यहाँ आप देख लीजिए सब्सक्राइब नहीं किए चैनल, फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे आप लोग जरूर 100% कर दीजिए। और यहाँ देखिए अगर आपको PDF डाउनलोड करने में दिक्कत हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप लोग डाउनलोड करने के लिए हम सिखा देते हैं। उससे पहले बाबू आप लोग क्या कीजिए, आप लोग पैड ग्रुप जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। टाइम बिल्कुल कम है, 91 35 74 20 24। आप इस पे कॉल करके पैड ग्रुप आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए PDF कैसे डाउनलोड होगा, आपको PDF डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गूगल या क्रोम को ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आस्क बोर्ड। आस्क बोर्ड लिख के जैसे ही यहाँ देखिए आस्क बोर्ड लिखा हुआ आएगा, इस पर क्लिक करेंगे ना, हमारा ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। उससे जाके जितना मर्जी उतना PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग एक बार बता दीजिएगा कि क्लास कैसा लगा। और यहाँ आप देख लीजिए आज दोपहर का 2:15 वाला क्लास बंद रहेगा, किसी कारणवश हम नहीं है इसलिए ये क्लास बंद रहेगा, लेकिन शाम के 7 बजे वाला क्लास आपका जरूर होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।